गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ आमिर क्लासेस। मेरा नाम है फैज़ आमिर, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सीए इंटर का 8th सब्जेक्ट, दैट इज़ फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड ईएफएफ। 8th ए है फिनेंशियल मैनेजमेंट और 8th बी है इकोनॉमिक्स फॉर फिनांस। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसमें स्कोर करना बहुत सिंपल है। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, आप थोड़ा सा सिंसियरली इसको अगर आप करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये यकीन जानिए आप, ये इसमें आपको एग्जम्पशन मिलना कुछ मुश्किल नहीं है। मतलब फिनेंशियल मैनेजमेंट में बेशुमार लोगों को एग्जम्पशन मिलती हैं, क्योंकि ये दिखता बड़ा ख़तरनाक है। ये आप देखेंगे ना तो यार ये फार्मूले, ये अजीब अजीब तरीके के कॉस्ट ऑफ कैपिटल आते हैं, उसमें फिर इंग्लिश समझते नहीं, उसमें अल्फ़ा बीटा गैमा आ जाते हैं, या क्या क्या आता है, बहुत अजीब अजीब चीज़ें आती हैं, लैटिन वगैरह के सब आ जाते हैं। लेकिन इसको जब आप डीपली स्टडी करते हैं ना, तो आप इसको बहुत आसान पाएंगे। बहुत सिंपल, बहुत ईजी सब्जेक्ट है ये फिनेंशियल मैनेजमेंट। बस इतना करना है कि इसको लाइटली नहीं लेना है। एज नेम सजेस्ट कि ये अपना फिनेंशियल मैनेजमेंट है, तो हमारा काम क्या होना चाहिए? बस पैसे आएंगे, मैनेज करना है, कहाँ से लाना है और कहाँ लगाना है, ये हमारा बेसिक फंडा रहेगा। अब कहाँ से लाना है तो फिर उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं कि कहीं पर हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, कहीं पर हमें डिविडेंड ज़्यादा पे करना रहता है। फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, फिक्स्ड एसेट्स में करना है, वर्किंग कैपिटल में करना है। इस ताल्लुक से पूरा ये सब्जेक्ट होता है। फिनेंशियल मैनेजमेंट आपको 60 मार्क्स का है, और इसके साथ जो है इकोनॉमिक्स फॉर फिनांस वो रिमेनिंग 40 मार्क्स का वो होता है। सीए फाइनल लेवल की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पर जो सेकंड जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रैटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट है। इसी की नेक्स्ट स्टेज है। यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें बेसिक और फंडामेंटल्स जो होते हैं वो हमें क्लियर करने होंगे, और इसी के बेस पर आपको आगे जाकर स्ट्रैटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट को हल करना हो। लेकिन वहाँ वो अगर आपका ये बहुत परफेक्ट है ना, अगर आप ये अच्छे से यहाँ पर कर लेते हैं, तो यकीन जानिए स्ट्रैटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट भी आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। कुछ खास वो भी है नहीं, लेकिन शर्त यह है कि आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा, ध्यान से करना होगा। तो मैं पहले ना सोचूं कि हम ना क्वेश्चन पेपर्स कैसे आते हैं, क्या टाइप होता है, पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा सिलेबस का एक ओवरव्यू ले लेंगे कि क्या है इसके सिलेबस में, और फिर उसके बाद हम आगे स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा फिनेंशियल मैनेजमेंट में का, वो कैसे होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, आप यहाँ पर सीए इंटर में और सीए फाइनल में एक बात आप ध्यान रखें कि हमेशा जो क्वेश्चन 1 होगा ना, ये हमेशा आपका कंपलसरी क्वेश्चंस होगा। ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा। इसमें ये बेसिकली आता है हमारा 20 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन 1 है, इसकी एक ख़ास बात होती है, इंस्टीट्यूट सारे सिलेबस में से यहाँ का यानी समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन 1 जो है वो पूरे सिलेबस का निचोड़ होता है। इंस्टीट्यूट पूरे सिलेबस में से कहीं से भी यहाँ पर क्वेश्चन दे सकते हैं, और ये कंपलसरी इसको आपको सॉल्व करना ही है। साथ ही साथ ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का होता है, मतलब इसको आप इतनी इजीली नहीं सॉल्व कर सकते। इसको आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको एक थॉरो नॉलेज होगी पूरे ओवरऑल सिलेबस की, ना सिर्फ एक चैप्टर की बल्कि पूरे सिलेबस की आपको नॉलेज होना चाहिए। प्लस आपका जो फंडामेंटल है वो एकदम एकदम मस्त, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन उनके लिए रहते हैं। ये इसको ना आमतौर पे ये 4 क्वेश्चंस होते हैं ये, और 5 मार्क्स ईच।
आप देखेंगे 4 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स ईच होंगे। ये जनरल जो फॉर्मेट है ये वो बता रहा हूँ मैं। इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं रहता, वो 5 क्वेश्चंस आपको दे दें 4 मार्क्स के, उसकी मर्ज़ी। इन जनरल जो आता है वो इन्हीं फॉर्मेट में आता है। उसके बाद जाता है हमारा क्वेश्चन 2, 3, 4, क्वेश्चन 5 एंड लास्ट में क्वेश्चन 6। ये समझ लीजिए कि आपके रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस होते हैं। इनमें से हमें सॉल्व कितना करना रहता है? एनी 4। बाकी के 5 क्वेश्चंस में से हमें सिर्फ 4 सॉल्व करने हैं, और ये होते हैं कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स ईच। 4 क्वेश्चंस 10-10 मार्क्स के होते हैं, यानी तो हमें जो सॉल्व करने होते हैं। इस तरह ये हो जाता है कुल मिला के 40 मार्क्स, और क्वेश्चन 1 की 20 मार्क्स, तो टोटल हो गई 60 मार्क्स। ये 60 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। आप यही 60 मार्क्स से इस तरह हमारा पेपर बन जाता है फिनेंशियल मैनेजमेंट का। इकोनॉमिक्स और फिनांस का रिमेनिंग 40 मार्क्स का आता है। इकोनॉमिक्स और फिनांस जो है ना, वो बेसिकली एक थ्योरी सब्जेक्ट है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें आता है, कुछ मेरे ख्याल से 8-10 मार्क्स का होता है वो, लेकिन वो जो होता है ना, वो एकदम मुफ्त की मार्क्स होती है। मतलब आपको उसको हार्डली 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट लगेगा हार्डली सॉल्व करने में, लेकिन आपकी 10 मार्क्स से समझ लीजिए कि आपको मिल गई। इतना सिंपल सा होता है वो, यानी आप क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं, यानी बहुत सिंपल, बहुत ईजी होता है थियरी पार्ट, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। फिनेंशियल मैनेजमेंट में चूँकि थियरी जो है ना वो एकदम आसान है। थियरी आती है नॉर्मली कि एज अ फिनांस ऑफिसर, यानी चीफ फिनेंशियल ऑफिसर या फिर फिनांस एग्जीक्यूटिव, आपको बताना होता है कि आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है हमारा, या फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यानी एकदम जो बेसिक से सवालात होते हैं ना, बस वो समझ लीजिए कि आते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल जो है उसका मेन फोकस प्रैक्टिकल ही पर होता है, ये कि यार ये प्रैक्टिकल हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है। सिलेबस का एक हम नॉर्मल सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस में क्या है। उसके बाद से फिर हम प्रोसीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला टॉपिक है, यानी पूरे सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें 4 हिस्सों में इसे डिवाइड कर दिया गया है। 4 इसके ब्रॉड कंसेप्ट्स हैं या 4 एरियाज़ हैं जिसमें ये पूरे सिलेबस को इसको डिवाइड किया गया है। उसमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारा एंड फिनेंशियल एनालिसिस। फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड फिनेंशियल एनालिसिस, समझ लीजिए कि ये पहला पार्ट है। इसके अंदर क्या रहेगा नॉर्मली, इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल मैनेजमेंट। ये नॉर्मली रहता है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट है क्या चीज़, किसको कहते हैं, क्या है, एकदम बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहता है इसमें। यानी ये एकदम छोटा सा टॉपिक रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन भी नहीं रहेगा।
ऑब्जेक्टिव्स वगैरह की बात होंगी, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात होंगी उनकी। उसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है, रेशियो एनालिसिस। आपने शायद कभी रेशियो एनालिसिस पढ़ा हो इससे पहले। अगर आप बीकॉम में हैं तो बीकॉम में शायद आपने पढ़ा हो, 11-12 में शायद आपने पढ़ा हो रेशियो एनालिसिस। ये समझ लीजिए कि मुख्तलिफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशियोज़ होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, सेल्स टर्नओवर रेशियो, या फिर फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, बहुत सारे टाइप के रेशियोज़ होते हैं। उन रेशियोज़ को हमें थॉरली स्टडी करना होता है और ये देखना होता है ये जो ये रेशियोज़ हैं ये किस तरह अफेक्ट करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। मतलब आप कोई भी, जैसे समझ लीजिए कि बैंक लोन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक सबसे पहले ये देखेगी कि इसके कैश फ्लो है कि नहीं है, कुछ प्रॉफिट लॉस ठीक है सब है, कैश फ्लो होना चाहिए कि कैश फ्लो होगा तो बैंक का रिपेमेंट होते जाएगा, प्रिंसिपल का, इंटरेस्ट का। तो वो एक अलग रेशियो देखेगी। ऐसे एक रेशियो नहीं, कई एक रेशियोज देखते हैं। तो ऐसे हर तरफ अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं। उसके अलावा फिनेंशियल्स डिसीजंस, फिनेंशियल्स डिसीजंस होते हैं। कौन से डिसीजंस हो सकते हैं? फंड्स कहाँ से रेज करना है, फंड कहाँ पर लगाना है, फिनांस के डिसीजंस बेसिकली ये क्या होंगे, ये समझ लीजिए कि इसमें कि सोर्सेज होंगे, सोर्सेज हमारे कौन से सोर्सेज ऑफ फंड्स हो सकते हैं। फिर उसके अलावा फिनेंशियल डिसीजन में आएगा हमारा ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स आएगा। अगर हम कहीं से कैपिटल कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं से हम फंड रेज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। मतलब हमें इक्विटी के थ्रू रेज करना चाहिए या हमें डिबेंचर्स के थ्रू। अगर डिबेंचर्स के थ्रू कहें तो इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ेगा, बैंक से अगर ले रहे हैं तो बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, तो दोनों में से क्या बेहतर पड़ेगा। इस किस्म की पूरी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये टॉपिक में। फिर हम आगे और देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा हो जाएगा। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस रहते हैं इसमें। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए, उसमें कितना परसेंट इक्विटी होना चाहिए, कितना परसेंट डेट होना चाहिए, इस किस्म की बातें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ना, मुझको जो लगता है पर्सनली वह है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लिवरेज। लिवरेज किसको बोलते हैं? लिवर नाम सुने आप लोग? किडनी के पास होता है लीवर वो वाला लीवर नहीं होगा यहाँ पे। ये लीवर LIVER होता है, ये LEVER है, लीवर। लीवर का काम बेसिकली यह है ना कि एक तरफ से अगर आप उसको पुश करते हैं, अगर आप उसको दबाते हैं तो दूसरी तरफ से कोई दूसरी चीज़ उठ जाती है। इस किस्म की कोई एक चीज़ बनाई जाती है। कोई भी चीज़ जैसे आप इधर से आप दबाएंगे उधर से सामने से उठ जाएगा वो चीज़, उसको बोलते हैं लीवर। ये भी हम डिटेल में बहुत देखने वाले हैं। लीवर एक आप समझ लीजिए कि हमें उठाना हमेशा ही तो सेल्स उठाना होता है या प्रॉफिट इंक्रीज़ करना होता है, कोई भी चीज़ हमें इंक्रीज़ करना होता है। तो कहाँ पर हम कॉस्ट लगाएं, कहाँ पर हम हमारा फंड लगाएं कि वो हमारी चीज़ उठ जाए ऊपर, ये हम देखते हैं आगे। लीवर। उसके बाद हमारा एक इसका जो और एक चीज़ है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन। सब डिसीजंस लेने हैं, सिर्फ फैसले करने हैं हमें। फिनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक होता है और एक होता है CFO, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। आपको अपने आप को वही तस्वुर करना है कि मैं CFO हूँ। हम CA बनने के बाद भी जो हमें बड़ी बड़ी जब कंपनी जब हायर करती है ना, तो हमें जो हमारी जो डेजिग्नेशन होता है ना वो यही होता है मेनली, या तो फिनेंशियल एनालिस्ट होंगे
या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे। आप ये समझें कि अगर यार चार्टर अकाउंटेंट यहाँ पर ऑडिट करता है और जीएसटी देखता है, सिर्फ यही तक लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। टैक्स ऑडिट और जीएसटी के कंप्लायंसेस और कंपनी एक्ट के कंप्लायंसेस से बहुत बड़ी फील्ड है हमारी। और हम जब निकलते हैं इंडिया से बाहर भी, तो हमारा जो काम होता है ना, फिनेंशियल एनालिस्ट होते हैं या तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर हम काम करते हैं। तो ये हमारा मकसद ही यही रहेगा कि हमें डिसीजन लेना है सिर्फ। आप समझ रहे हैं ना कि सिर्फ डिसीजंस ही हमें लेने हैं रहेंगे। तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रहेंगे, डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे पास जो एक्सेस फंड रखा हुआ है, हम वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें। हम अपनी फर्म में इन्वेस्ट, अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, ये फिक्स्ड असेट्स वगैरह में, या फिर कोई कंपनी को एक्वायर करने के लिए इन्वेस्ट कर दें, या फिर हम वो जो फंड एक्सेस हो चुका है हमारे पास वो डिविडेंड की शक्ल में। तो डिविडेंड हमें कहाँ पे कितना हमें डिविडेंड, जो एक्सेस फंड हमारे पास जमा होता है उसकी कितना डिविडेंड की शक्ल में हम वापस दे सकते हैं शेयर होल्डर्स को, बजाय इसके कि हम रिटेन करें। तो इस किस्म के जो डिसीजंस होते हैं वो भी हमें लेने होते हैं। और साथ में इसमें जो होते हैं डिविडेंड डिसीजन, तो आपको समझ ही गया होगा क्या है, इन्वेस्टमेंट भी डिसीजन क्या है। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी होती है ना कि इन्वेस्टमेंट हम अगर कर रहे हैं तो उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू देखना होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखना होता है, पे बैक पीरियड्स देखने होते हैं कि कितने पीरियड में हमें हमारा जो फंड जो हम इन्वेस्टमेंट किए हैं वो हमें वापस मिल जाए। ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं कि इन्वेस्टमेंट की नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अगर मैं आज 100 रुपया लगा रहा हूँ, अगले साल उसको 150 रुपया है, 110 रुपया है, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितनी होती है। ये सारे बहुत सारे उसमें सवालात होते हैं जिनके हम बखूबी जवाब दे सकते हैं अगर हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं तब। और लास्ट होता है हमारा इसमें लास्ट जो कवरेज है नंबर 4, जिसे मैं कहूँगा मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप को कैसे मैनेज करना है, वर्ल्ड कप वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो भी डे टू डे हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़, उसमें हमें हमेशा सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल्स रखते हैं ताकि हम जो रोज़मर्रा के हमारे जो खर्चे होते हैं उसको निकाल सकें। उसके लिए हमारा होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एकदम छोटा सा टॉपिक है और ये भी समझ लीजिए कि बहुत काम की चीज़ है, आगे भी हमें काम आने वाला है, प्रैक्टिकल भी चीज़ें हैं। इन सब बातों में मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट से आपको ज़रा भी लगाव है, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट ना यकीन जानिए बहुत बेहतरीन है। यानी सीए के पास लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, कि यार शेयर की मालूमात लेने की, यार उसका ये रेशियो है, उसका ये बैलेंस शीट है, उसकी ये P&L है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हो सकता है। और एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, उसके सब चीज़ों में बहुत बेहतरीन एक ग्रिप जो उसकी होती है ना, बहुत औसम होती है, क्योंकि ये सब उसके लिए एकदम बच्चों का खेल होता है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, कई एक सीएज हैं जो बता देते हैं कि यार देख ये इसका ऐसा होने वाला है, तो ये शेयर ऊपर जाने वाला है, कुछ अरसे में ये शेयर गिर जाएगा, यहाँ पे इसको निकाल देना चाहिए, यहाँ पे बेच देना चाहिए। और बहुत यानी वो लोग प्रॉफिट बहुत बना लेते हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में अगर आपको ज़रा भी दिलचस्पी है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत ज़रूरी चीज़ होने वाली है ये। और इन केस अगर आपको ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है शेयर मार्केट से, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको शेयर मार्केट की तरफ देखना भी नहीं है, तब भी आपको पढ़ना तो बहरहाल पड़ेगा क्योंकि हमारे सिलेबस में है और इसको पास किए बगैर आप फाइनल में नहीं जा सकते। फाइनल में जाएंगे फिर वही सब्जेक्ट आ जाएगा और ज़्यादा डिटेल्स के साथ। तो रास्ता तो हमारे पास इसके अलावा कुछ है नहीं कि हम इसको अच्छे से पढ़ लें। तो हम इसको स्टडी स्टार्ट करेंगे जल्दी। लेकिन एक चीज़ जो मुझको और बताना थी कि हमारे पूरे सीए इंटर के जो सिलेबस में ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी
ये कोई पर्टिकुलर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इसके लिए कुछ सेपरेट सेशन नहीं है, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है ना, वो हर तरफ आने वाला है। आपको चैप्टर सेकंड या चैप्टर थर्ड से लेकर लास्ट तक का हर जगह को प्रैक्टिकली जब हम सॉल्व करेंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आएगा और आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पिछली क्लासेस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम का कुछ कोई टॉपिक स्टडी किया हो सकता है ना किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी से स्टार्ट करेंगे और पूरा अच्छे से हम पहले उसको समझेंगे कि क्या होता है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और आगे कितना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट फॉर सीए इंटर सब्जेक्ट नंबर 8th A। लेट्स स्टार्ट।